आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे गेहूं की। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में गेहूं के दाम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज हम गेहूं की बढ़ती कीमतों पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा गेहूं, भारत का गेहूं विदेशी सरजमी पर कैसे बदनाम हुआ पड़ा है। तुर्की ने आखिरकार गेहूं से लदे पानी के जहाज को भारत बैरंग वापस क्यों भेज दिया है। कहा कि इसमें वायरस है, गेहूं में वायरस है। क्या भारतीय गेहूं में सच में वायरस है या हमारी ज़मीन पर उगाया गया गेहूं किसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का शिकार हो गया है? क्या ऐसी संभावना है? क्या इस गेहूं का कश्मीर के आर्टिकल 370 के निष्प्रभावी होने से भी कोई कनेक्शन है इस वायरस का? ये भी समझेंगे, इन सब पे बातचीत करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय साजिश पे थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे इसी एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. तो खबर यह है कि तुर्की ने भारत से भेजी गई गेहूं की खेप वापस भारत लौटा दी है। तुर्की सरकार का कहना है कि भारत के भेजे गेहूं में रूबेला वायरस मिला है। दुनिया भर में कमोडिटी मार्केट से जुड़ी सूचनाएं देने वाली S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स ने इस मुद्दे पर विस्तार से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताया गया है। कहा गया है कि तुर्की ने भारत का 56,000 टन से ज्यादा गेहूं वापस भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय गेहूं की यह खेप 29 मई को तुर्की से वापस लौट रही है और गेहूं से भरा जहाज जल्द ही गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंचने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत से गेहूं का एक्सपोर्ट तो बैन है, फिर गेहूं का एक्सपोर्ट ही कैसे हुआ, गया ही कैसे तुर्की? इस पूरे मामले के एक पहलू को समझते हैं। दरअसल देश में आटे की बढ़ती कीमतों के चलते सरकार ने पिछले महीने 13 मई को गेहूं के एक्सपोर्ट पर, निर्यात पर रोक लगा दिया था। खबरों के मुताबिक तुर्की भेजा गया गेहूं 13 मई के पहले ही एक्सपोर्ट किया जा चुका था और 4 दिन पहले ही खेप तुर्की पहुंची। अब जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक तुर्की के अधिकारियों ने इस गेहूं में फाइटोसैनिटरी यानी पेड़ पौधों से जुड़ी हुई बीमारी की समस्या बताई है, जिसके बाद ये जहाज 29 मई को तुर्की से भारत के लिए गेहूं लेकर रवाना हो गया वापस। S&P ग्लोबल को इस्तांबुल के एक ट्रेडर ने बताया कि तुर्की के कृषि मंत्रालय को भारतीय गेहूं की खेप में रूबेला बीमारी का पता चला है, जिस कारण इसे रिजेक्ट किया गया है। अब गेहूं से लदा MV किडनीज जहाज तुर्की के इस्कंदरून पोर्ट से भारत के लिए रवाना हो चुका है। जून के मध्य तक ये भारत पहुंच जाएगा। अब हमने एक्सपर्ट से समझा कि पूरा मामला क्या है, आप भी सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो जो हिंदुस्तान से टर्की वीट गया है उसमें रूबेला वायरस नाम की कोई बीमारी हो नहीं सकती, क्योंकि जो रूबेला वायरस है वो जानवरों की बीमारी है, वो पौधों की या खेत की बीमारी नहीं। तो सबसे पहले तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो कंसाइनमेंट था वो एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था और उसका रूबेला वायरस से कोई देना नहीं। अगर टर्की कि उसमें रूबेला वायरस था तो निवेदन है एज ए टेक्नो लीगल पर्सन कि टर्की को अपना रिस्क असेसमेंट किस आधार पे उनको और किस कंसाइनमेंट में मिला, क्या सैंपलिंग प्रोसीजर रहा, कहाँ से उन्होंने सैंपल लिया, ये सारी जानकारी एज पर WTO रिक्वायरमेंट हमें देनी चाहिए। और भारत सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि वो टर्की से रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट मंगाएं और रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट से पता लगेगा कि उन्होंने किस आधार पे रूबेला वायरस को एक कारण बताया, क्योंकि गेहूं में इस नाम की कोई बीमारी होती नहीं। और रही बात कि ये बीमारी पहुंची कैसे, देखिए हिंदुस्तान से जो कंपनी थी उसने एक्सपोर्ट किया एक नीदरलैंड की कंपनी को। नीदरलैंड की कंपनी ने अपने कस्टमर को आगे टर्की में एक्सपोर्ट किया, भारत से डायरेक्ट नहीं गया। अब रही बात ये कि किस कारण से, क्या कंट्री ऑफ ओरिजिन भारत है? अगर वो है तो हम ये जानना चाहेंगे टर्की से कि आपने जो रिस्क असेसमेंट किया है उसकी आप रिपोर्ट बता दीजिए, क्योंकि इस तरह का आज से पहले कोई केस नहीं हुआ है। अब समझते हैं कि क्या वाकई तुर्की ने रूबेला वायरस के डर से भारतीय गेहूं लेने से इनकार किया है या इसके पीछे
कोई भारत के खिलाफ व्यापारिक या राजनीतिक साजिश है। इस बारे में आईटीसी के एक अधिकारी ने समाचार पत्र दी हिंदू बिजनेस लाइन को नाम न प्रकाशित करने की शर्त पे कुछ जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि इस गेहूं को भारतीय कंपनी आईटीसी ने भारत से खरीदकर नीदरलैंड की ट्रेडिंग कंपनी को बेचा था और नीदरलैंड की कंपनी ने इस गेहूं का सौदा तुर्की के साथ किया था। आईटीसी के एक अधिकारी का कहना है कि मुझे लगता है कि गेहूं में वायरस वाली बात तुर्की की सरकार जानबूझकर फैला रही है। ये कॉरपोरेट प्रतिद्वंदिता भी हो सकती है। एक ट्रेड एनालिस्ट ने बिजनेस लाइन से बातचीत करते हुए हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि रुबेला रोग अचानक हमारे यहाँ कैसे फैल गया। मुझे लगता है कि तुर्की सरकार का ये राजनीतिक कारणों से लिया गया फैसला भी हो सकता है। एनालिस्ट का कहना है कि जब से भारत सरकार ने कश्मीर में आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किया है, तब से तुर्की नाराज चल रहा है। अब इस साल भारत में गेहूं का उत्पादन 10 करोड़ 6 लाख टन रहने का अनुमान है। इससे पहले देश में 1 करोड़ 11 लाख 20 हजार टन गेहूं का उत्पादन रहने का अनुमान जताया गया था, लेकिन इस साल भीषण गर्मी के कारण गेहूं की पैदावार थोड़ी घटेगी, ऐसी आशंका है। वैसे भारत गेहूं का बहुत बड़ा निर्यातक नहीं है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने 75 लाख टन से अधिक गेहूं का रिकॉर्ड निर्यात किया था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पूरी दुनिया में सप्लाई घटी है। रूस भी बहुत बड़ा उत्पादक था, तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ देखता है। अब इस वजह से कभी आधा दर्जन देशों ने भारत सरकार से आग्रह किया कि उन्हें गेहूं की सप्लाई करें। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक पिछले महीने गेहूं निर्यात पर बैन लगाने के बाद से भारत ने 4,70,000 टन गेहूं के निर्यात को अनुमति दी है। ये निर्यात स्पेशल केस में किया जा रहा है, इसके लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। अब आपको बता दें कि रूस इस गेहूं का बहुत बड़ा निर्यातक है। यूक्रेन इस लिस्ट में 6वें नंबर पे है। तुर्की के इस फैसले को लेकर एक्सपर्ट ने हमसे क्या बताया, वो आप भी सुनिए। देखिए, ये तुर्की का एक प्रयास है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार और भारत के कृषि वैज्ञानिक और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और हमारी एम्बेसीज के साथ मिलके पूरी दुनिया में इस बात को क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है। इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसको हम किस तरह से हम हटाएं। तो ये कहने का कंसर्न नहीं है मेरे इस पूरे प्रोसेस में कि आपको पूरी दुनिया को ये समझाना चाहिए कि इस तरह की कोई चिंता की बात नहीं है और आप इसके लिए परेशान मत हो। भारत का गेहूं पूरी दुनिया में सेफ है, हम लोग खा रहे हैं। हिंदुस्तान से जो बीट जा रहा है वो हम लोग भी खा रहे हैं। कहीं कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने आपके लिए कोई रिजेक्टेड माल भेजा है। तो ये बात हमें समझानी पड़ेगी, क्योंकि टर्की का ये प्रयास है कि किस तरह से भारत के वीट को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिफेम कर सकें, ताकि लोग भारत की तरफ आकर्षित ना हो और जो भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही है उसके ऊपर किसी तरह से लगाम रखे। तो ये एक, अगर मैं बहुत ही छोटे शब्द का इस्तेमाल करूं, कि एक घटिया सोच की एक राजनीति है जिससे टर्की को बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरे बड़े मुद्दे को समझते हैं, कच्चे तेल पे बात करते हैं। वही कच्चा तेल जिसकी महंगाई से देश का हर आदमी परेशान है। दाम घटाने की, बढ़ाने की, सब कुछ की जुगत चलती रहती है, फिर भी महंगाई तो है ही है। अब कच्चे तेल की उपजी इस महंगाई का काट ढूंढने की कोशिश रंग लाती दिख रही है। क्रूड के जरिए रूस के साथ वर्षों पुराना रिश्ता और प्रगाढ़ होता दिख रहा है। दरअसल मई में भारत ने रूस से रिकॉर्ड कच्चे तेल का आयात किया है। यूक्रेन से युद्ध के बीच में भारत ने रूस से मई में भारी मात्रा में कच्चा तेल मंगाया। 24 मई के बाद से भारत ने 6 करोड़ 25 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात किया। यह आंकड़ा पिछले साल यानी 2021 के मुकाबले लगभग 3 गुना ज़्यादा है। हालांकि रूस में मिल रहे कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा फायदा हमारे देश की प्राइवेट तेल रिफाइनरी कंपनियों को मिल रहा है। भारत में जितना कच्चा तेल आयात हुआ है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायारा एनर्जी और रिफिनिटी इवकॉन की हिस्सेदारी 50% है। इस बारे में एक्सपर्ट्स ने कहना है कि कच्चे तेल के मामले में भारत रूस के साथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन भारत के लिए अच्छा मौका है ये। क्या कहते हैं एक्सपर्ट, क्या राय है उनकी, सब समझते हैं, आइए। इस दुनिया में हर देश को अपने जरूरत के हिसाब से निर्णय लेने का अधिकार है और भारत को उपदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है भारत सरकार का निर्णय सही है। जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा हमको वहां से लेना चाहिए। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। सारे हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं जो हमसे
अच्छा व्यवहार करेगा, हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, यही सोच इस देश की रही है। अगर हमसे किसी ने दुश्मनी नहीं करी है तो वो हम बिना मतलब के उससे हम क्यों नाराज हों या उससे हम क्यों अपना व्यापार बंद करें, ऐसा दुनिया में नहीं चलता है। और जहां तक बात है रशिया से तेल लेने की, पिछले 70-80 साल में हमने देखा है रशिया हमारा रिलायबल बिजनेस पार्टनर रहा है। अमेरिका ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया, चाहे वो 71 का वॉर था या जब कोविड के समय में भारत को वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए थे, तब भारत ने उसका साथ नहीं, चाइना ने भारत का साथ नहीं दिया, अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया। और WHO ने जब भारत की वैक्सीन, जो दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे सस्ती वैक्सीन है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जो भारत ने अप्लाई किया उसमें जो रोड़े अटके, उसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका और अमेरिकन कंपनियों की साजिश थी। तो अमेरिका एक व्यापारिक देश है, इसे हमें समझना पड़ेगा। अमेरिका सिर्फ वही काम करेगा जिसमें उनका अपना स्वार्थ होता है। वो भारत को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, दूसरे देशों को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत की जो राजनीतिक सोच है, हमारी जो डिप्लोमेटिक सोच है, उससे बहुत क्लियर ये है कि हमें वही करना चाहिए जो हमारे राष्ट्र हित में है। और अगर हमें रशिया सस्ता तेल दे रहा है, हमको लेना चाहिए। अगर अमेरिका सस्ता तेल देगा तो हम अमेरिका से भी लेंगे, सऊदी अगर सस्ता तेल देगा तो हम सऊदी अरेबिया से भी लेंगे। हमारी नाराजगी किसी से नहीं है, लेकिन हमें अपने राष्ट्र हितों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खर्चा पानी के पिछले कुछ एपिसोड्स में भी हमने भारत की रूस की कच्चे तेल पर निर्भरता क्यों है, कितनी ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, इस पर भी बातचीत की है। अगर आप प्लेलिस्ट जो है खर्चा पानी की उसको स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर वो एपिसोड्स मिलेंगे, ज़रूर समझ जाएंगे आप कि वो भारत की जो रूस के कच्चे तेल पर निर्भरता है, जिसके बारे में बहुत पॉलिटिक्स भी है। US ने कहा, UK ने कहा, यूरोपियन कंट्रीज़ ने कहा कि मत लीजिए कच्चा तेल रूस से, लेकिन सब कुछ पे बातचीत हमने की है। तो वो सब भी देखकर आप थोड़ा सा कंटेक्स्ट यानी संदर्भ समझ लेंगे। और ये था आज का खर्चा पानी। कैसा लगा, क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे साथी प्रदीप ने लिखा है तो उनके लिए भी फीडबैक ये बड़ा काम आएगा आपका, हमारे लिए भी बड़ा काम आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टैलेंट टॉप देखते रहिएगा। गुड नाइट।